क्वांटम मैकेनिक्स के प्रूफ हो जाने के बाद में ड्यूरिंग 90s एक नई ब्रांच निकल के हमारे सामने आई थी, दैट वाज पार्टिकल फिजिक्स। सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे नए पार्टिकल्स पर, जो कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में हमारे सामने निकल कर आ रहे थे। जबकि कुछ साइंटिस्ट माउंटेन्स पर पहुंच गए थे कैंप लगाने, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जिनका लाइफ स्पेन ज़्यादा नहीं होता है, दे कैन नॉट रीच द अर्थ सरफेस, और उनमें से हैं जैसे कि म्यूऑन्स। 1930 के शुरुआती दौर पे कुछ फिजिसिस्ट को कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स मिले कुछ नए पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते वक्त, और ये पार्टिकल्स एग्जैक्टली अपोजिट प्रॉपर्टी शो कर रहे थे एज कंपेयरिंग टू द नॉर्मल पार्टिकल्स। और वो सारे इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो गए एंड दे थॉट दैट ये कोई मशीन एरर है या फिर कोई ह्यूमन एरर। लेकिन कुछ वक्त के बाद में ये सारी चीज़ें सामने आने लगी कि हर पार्टिकल का एक अपोजिट पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, जिसे हम एंटी पार्टिकल कहते हैं। और ये एंटी पार्टिकल क्या है और ये कैसे अलग है एक नॉर्मल पार्टिकल से, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। So friends, my name is Jordan and we are talking about antimatter, और हम कोशिश करेंगे एंटी मैटर की हर एक छोटी चीज को कवर करने की। So do not skip the video and I can assure you that आप खाली हाथ नहीं जाएंगे and you will have a lot of fun. So let's start it. उस वक्त तक पूरा थियोरेटिकल फिजिक्स सिर्फ दो चीजों पर खड़ा था, जिसमें पहला था रिलेटिविटी एंड अनदर वाज क्वांटम फिजिक्स, और जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स डील करता है एनर्जी एंड क्वांटम पार्टिकल्स के मूवमेंट से। हर क्वांटम पार्टिकल मूव करता है एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फ्रेम में, और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इसे इंट्रोड्यूस करना एक स्पेस टाइम थ्योरी से, विच इज़ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विद क्वांटम मैकेनिक्स। और इसके बाद 1928 में एक इंग्लिश फिजिसिस्ट पाउल ड्रैक लेकर आए एक फेमस ड्रैक इक्वेशन, और जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था ड्रैक इक्वेशन में वो ये था दैट अलोंग विद पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स, ये मैथमेटिकली भी शो कर रहा था नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स को। ड्रैक चाहते थे मैथमेटिकली इस चीज़ को पूरी तरह से प्रूव करना, और इसीलिए उन्होंने उस पर थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को अप्लाई किया। नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स को समझा जा सकता है as the absence of particles rather than the presence of particles with negative energy states। और उस वक्त तक किसी ने भी ये सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर 4 साल के बाद एंडरसन, जो कि पार्टिकल डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्हें एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ दिखाई पड़ी, और उन्हें क्या देखने को मिला था दैट विल एक्सप्लेन यू and I'll also tell you that what is particle detection. Particle detection simply involves a target object, और इसमें एक पार्टिकल को हिट करना होता है एक पर्टिकुलर टारगेट पर। तो बिफोर वी मूव फर्दर, उससे पहले मैं आपको इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तो शायद आपको ये चीज़ बाद में और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। चलिए, तो एक बुलेट को सपोज कर लेते हैं, जैसे कि 311 कैलिबर, 312 कैलिबर और 323 कैलिबर। और बुलेट कितना ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को डिपेंड करता है उसकी कैलिबर पर, और इसी तरह से पार्टिकल्स को हिट करवाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिपेंडिंग अपॉन द मास एंड द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दे पेनिट्रेट। और जो डेप्थ डिफरेंस आता है ऑब्जेक्ट पर पेनिट्रेशन के बाद में, वो किसी भी पार्टिकल के मास डिफरेंस के बारे में बताता है। और वहाँ पर एक पैरामीटर को रखकर देखते हैं दैट किसी भी पार्टिकल ने कितनी डेप्थ क्रिएट करी है, एंड आफ्टर फाइंडिंग द डिफरेंस इन द डेप्थ वी कैन इजीली फाइंड कि किसी भी पार्टिकल का मास ज़्यादा है या फिर कम। और जो भी टारगेट होता है उसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, so that the particle hitting the object can follow a path towards the opposite charges। और इसमें एंडरसन को मिला कि कुछ पार्टिकल्स फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली अपोजिट पाथ को विद द रिस्पेक्ट टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रॉन जो था, अगर वो पॉजिटिव फेस की तरफ बढ़ रहा था, तो जो दूसरा था वो नेगेटिव फेस की तरफ बढ़ रहा था। और ये सिर्फ एक ही लैब या फिर एक ही जगह पर नहीं हो रहा था, बल्कि ये सेम थिंग काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने एक्सपीरियंस की थी, लेकिन दे थॉट दैट मे बी इट्स अ ह्यूमन और अ मशीन एरर। और ये फिजिकली डेविएटेड एनर्जी सिग्नेचर
कोई मशीन एरर नहीं था, बल्कि ये एक रियल पार्टिकल था विद एन अपोजिट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और मूव करते हैं पॉजिटिव फेस की तरफ। लेकिन ये पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज थे और मूव कर रहे थे नेगेटिव फेस की तरफ। लेकिन दोनों केसेस में पेनिट्रेशन की डेप्थ सेम थी, और इसका मतलब है कि उनका मास पूरी तरह से सेम था। और जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे थे। सो दिस पार्टिकल वाज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, सो वी नेम्ड इट पॉजिट्रॉन। यूनिवर्स एक कलेक्शन है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का टू मेंटेन द एनर्जी। लेकिन हमें सिर्फ नॉर्मल मैटर ही दिखाई पड़ता है, और यूनिवर्स के इस फंडामेंटल को हम मैटर एंड एंटी मैटर एसिमेट्री कहते हैं। और अब तक जो प्रेजेंस है एंटी मैटर का, वो सिर्फ थ्योरीज में नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ हो चुका है। और हमने ऑब्जर्व किया है दैट व्हेनेवर द पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल कम्स टुगेदर, तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं एंड जनरेट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, गामा रेडिएशंस एंड न्यूट्रिनोज। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हम एंटी मैटर को प्रोड्यूस कर सकते हैं? वेल, एंटी मैटर ज़्यादातर स्पेस में ही जनरेट होता है ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ हैवियर आइसोटोप्स, और उस केस में एक लार्ज अमाउंट में पॉजिट्रॉन्स जनरेट होते हैं। और जब कोई भी न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स में, उस केस में दे जनरेट अ वेरी लिटिल एंटी न्यूट्रिनोज, जो कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है इन बीटा डिके ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस। जो दूसरा वे है एंटी पार्टिकल्स जनरेट करने का, वो है कॉस्मिक रेज ऑफ, और ये एक्चुअली में बहुत ही हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं विच आर कंसिस्ट ऑफ गामा रेडिएशंस, और ये पूरे यूनिवर्स में लाइट स्पीड से ट्रैवल करते हैं। और जब वो कॉस्मिक रेज टकराती हैं अर्थ से या किसी और प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से, then it ionizes the gas and produces a stream of particles, and ये प्रोसीड्यूर ही जनरेट करता है पार्टिकल्स को लाइक एंटी प्रोटॉन इन वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। वैसे तो एंटी मैटर ज़्यादातर नेचुरली ही प्रोड्यूस होते हैं, बट हम इसे लैब में भी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑल्दो इस पर काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च किए जा चुके हैं टू प्रोड्यूस एंटी पार्टिकल्स इन पार्टिकल कोलाइडर्स। और ये पार्टिकल कोलाइडर्स एक मेथड होते हैं एंटी पार्टिकल्स को जनरेट करने का। और इसका जो पहला मेथड है, उसमें हम एक बहुत ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को हिट करवाते हैं किसी भी कोल्ड ऑब्जेक्ट में, और जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है किसी भी टारगेट के न्यूक्लियस को, तो ये इतना एनर्जाइज्ड हो जाता है कि वो फोटॉन्स को प्रोड्यूस करता है। और जब ये फोटॉन्स डिके प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, then it decays into a proton and anti-proton pair। जो दूसरा मेथड है, उसमें हम फोटॉन्स को हाईली एसेलरेट करते हैं एंड कोलाइड करवा देते हैं एक हैवी न्यूक्लियस से। इस प्रोसेस के टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फोटॉन एंड एंटी फोटॉन पेयर। एक्सपेरिमेंटली जो प्रोडक्शन होता है एंटी न्यूट्रॉन्स का, वो सिर्फ देखा जाता है दो हाई एनर्जी फोटॉन्स के कोलिजन पर। 1995 में सर्न ने सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया था एक हाइड्रोजन का नेगेटिव काउंटरपार्ट, जिसे हम एंटी हाइड्रोजन कह सकते हैं। Normally this is rolled over a meter so that these things are in line, but we mix the antiprotons and the positrons, which are anti-electrons, inside this magnetic trap. They create antihydrogen, which is then trapped, can't escape. Then we can do any type of experiment we would like on it, shine a laser on it, do this charge measurement, even try to study gravity, but it all takes place inside this superconducting atom trap. That's the business end of alpha. लेकिन अब बात ये आती है कि हमें प्रोड्यूस क्यों करना है किसी भी एंटी पार्टिकल को। ऑल्दो इसका कॉस्ट बहुत पड़ता है, सिर्फ 10 मिलीग्राम पॉजिट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए एटलीस्ट हमें 21,000 करोड़ रुपीस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कुछ भी नहीं है अगर हम बात करें 1 ग्राम एंटी हाइड्रोजन पार्टिकल की, तो एंड दैट 1 ग्राम ऑफ एंटी हाइड्रोजन will cost us around 52 crore rupees, which means $62.5 trillion। लेकिन जो इसका प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा ह्यूमंस के लिए।
लाइक फॉर द कैंसर पेशेंट्स या फिर एडवांस लेवल वेपन सिस्टम के लिए भी। और जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है एंटी मैटर की वो ये है कि ये पूरी तरह से ख़त्म कर देता है उस मैटर को जिससे भी आप इसे कंबाइन करेंगे, और उस वक्त जो एनर्जी जनरेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है जिसे हम फ्यूचरिस्टिक स्पेस व्हीकल्स के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। चलिए ठीक है, ये भी मान लिया कि हमने इसे प्रोड्यूस भी कर लिया, बट नाउ द प्रॉब्लम इज अब आप इसे रखेंगे कहाँ? कहने का साफ मतलब है एंटी मैटर और मैटर जब भी आपस में मिलते हैं तो ये बर्बाद कर देते हैं एक दूसरे को पूरी तरह से। तो हम इसे कहाँ रखेंगे, शीशे में या फिर लकड़ी के डिब्बे में? वेल, फ्रॉम जोक्स अपार्ट दैट एवरीथिंग इज मैटर, तो हम इसे स्टोर कर सकते हैं इन अ वेरी लो टेम्परेचर इन इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा, वो भी पूरी तरह से डिस्पर्स्ड करके, ना कि एक जगह पर। और जो दूसरा सबसे सुटेबल मेथड है दैट इज वैक्यूम एंड मैग्नेटिक ट्रैप्स, और उसमें भी हम उसे ऐसे नहीं रख सकते हैं, डिपेंड करता है एंटी मैटर का चार्ज क्या है। उसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करनी पड़ेंगी एक फॉर्म में ताकि हम उसे कंटेनर की वॉल्स से दूर रख सकें। इन अ स्ट्रेट लैंग्वेज, एक वैक्यूम चैम्बर में बिना सपोर्ट के बीच में लटकाना है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। सो इजंट इट फैसिनेटिंग? वेल, यूनिवर्स पूरा भरा पड़ा है ऐसी चीज़ों से जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। Although we'll be able to generate antimatter and I hope कि हम हमारे planet के बाहर सालों तक गुजार सकें with the help of this great energy source, and our scientists are working on it every day to produce it. तो आप क्या सोचते हैं एंटीमैटर के बारे में? प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कहीं पर भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग आउट देयर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लीव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। जल्द मिलते हैं कुछ और डीप स्टडीज़ के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।